ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। देखिए हम लोग आगे क्लास 12th में चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट पे आ गए थे। और एफ ब्लॉक में कितना हम लोगों ने कहते हैं लेंथेनाइड में हम लोग चल रहे थे, लेंथेनाइड्स में चल रहे थे। और लेक्चर कितने हो गए हम लोग के, देखिए जरा, नहीं लेक्चर नंबर नहीं डाला कॉपी में, तो कितने हो गए? 4 हो चुके हैं। ये दिस इज लेक्चर नंबर 5। तो कॉपी में हेडिंग करिए, ये लिख लिया करिए लेक्चर नंबर 5, तो देखना नहीं पड़ेगा ना। लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 5। और हम लोग अब आ गए, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 9 पर आ गए, कलर ऑफ M3 आयंस, कलर ऑफ M3 आयंस। तो अब देखिए जरा, कहीं कहीं पर हम लोग M को Ln से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना। Ln का मतलब लेंथेनाइट, लेंथेनाइट। और इसको देखिए जरा, M3 जो 3+ वैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट है, यही दोनों में कॉमन है ना। अगर आप रिकॉल करें, एक क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था, लास्ट टाइम पे किया था, कि विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन इन एक्टिनाइड्स एंड लेंथेनाइड्स बोथ। तो आंसर क्या है? +3 इज कॉमन, +3 दोनों में कॉमन आता है। तो इसी को हम लोग स्टडी करें जरा, इसी के। अच्छा, फिर देखिए रीजन वही यहां पर भी आ रहा है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कलर क्यों आ रहा था? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब कलर का रीजन और मैग्नेटिक कैरेक्टर दोनों का रीजन सेम है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नोट करिए। राइट, मोस्ट ऑफ द trivalent cations, most of the trivalent cations of lanthanide series, elements are colored. Lanthanide series elements are colored in solid state, as well as in aqueous solution, while few ions are colorless, full stop. The color of M3+ ions, is due to the presence of partly filled 4f orbital, then write note, in note write lanthanides having 4f0, 4f0 कब जाएगा? नहीं, जब, हाँ बहुत अच्छा, नहीं जब 4f1 होगा, तो हम लोगों ने कहा था जब f में 1, 8 और 15 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन, नहीं भाई, डी में जाता है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 4f0 का यही मतलब है। तो इसका मतलब कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा ये। ठीक है, 4f0 ब्रैकेट में लिखे empty, 4f7 ये क्या हो गया? हाफ फिल्ड हो गया, ब्रैकेट में लिखे हाफ फिल्ड। एंड 4f14 ये फुल फिल्ड हो गया, ब्रैकेट में लिखिए फुल फिल्ड।
फुलफिल्ड, ब्रैकेट क्लोज। पूरे सेंटेंस देखिए क्या बन गया, लेंथेनाइड्स हैविंग 4s0, 4s7, 4f14 configurations are colorless, configurations are colorless, are colorless। क्यों कलरलेस हो गया? क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नहीं, अनपेयर्ड तो है, सारे अनपेयर्ड हैं। अभी तो हम लोगों ने देखे, अगर पूरा अनपेयर्ड है और पूरा पेयर्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगा, है ना, इस वजह से नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पे 6 कर दें तो करेगा, फिर तब ये करेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल करिए। एग्जाम्पल राइट La3 प्लस La3 प्लस ब्रैकेट में लिखिए 4s0। La3 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन है 4s0, कॉमा Gd3 प्लस, गैडोलियम एक एलिमेंट है, Gd3 प्लस, इसके ब्रैकेट में 4f7, 4f7 एंड Lu3 प्लस, ल्यूटेटियम Lu3 प्लस, ब्रैकेट में 4f14 ब्रैकेट क्लोज, आर कलरलेस। फिर अगली प्रॉपर्टी करिए नंबर 10, प्रॉपर्टी नंबर 10। टोटल कितनी है? 12 प्रॉपर्टीज हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नंबर 10 करिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ M3 प्लस आयंस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ M3 प्लस आयंस, M3 प्लस आयंस। इसका भी रीजन वही आ रहा है, देखिए स्टार्ट करें राइट, लेंथेनाइड आयंस और ब्रैकेट पे M3 प्लस, लेंथेनाइड आयंस इन ब्रैकेट M3 प्लस generally show paramagnetism, generally show paramagnetism due to the presence of unpaired electrons, तो दोनों का रीजन वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक कैरेक्टर और कलर दोनों। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 4f ऑर्बिटल्स, 4f orbitals while La3 plus, while lanthanum 3 plus कॉन्फ़िगरेशन करिए 6s0। देखिए 3 प्लस करेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन 6s से निकालेंगे ना, 6s0, हाँ डी से निकालेंगे, हाँ 4f0 5d0, एंड C4 प्लस एंड सीरियम 4 प्लस, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन वही आ रहा है 6s0 4f0 5d0, 6s0 4f0 5d0 ब्रैकेट क्लोज, आर डायमैग्नेटिक किसको कहा जाए? जो रिपेल करता है, ठीक है, डायमैग्नेटिक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, due to absence of unpaired electrons। फिर नंबर 11 करिए, टोटल 12 प्रॉपर्टीज हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, प्रॉपर्टी नंबर 11 राइट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है बेटा, हाँ उसके बाद एक्टिनाइड स्टार्ट करेंगे।
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। स्टॉप राइटिंग। देखिए हम लोगों ने ये कहा था कि पीरियोडिक टेबल के कौन कौन से एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, डी एंड एफ, डी एलिमेंट बनाते हैं और एफ दोनों बनाते हैं, ठीक है। नोट करिए, लेंथेनाइड आयंस, लेंथेनाइड आयंस ब्रैकेट में M3 प्लस, लेंथेनाइड आयंस M3 प्लस ब्रैकेट क्लोज, in spite of high charge, in spite of high charge, फिर ब्रैकेट में +3, in spite of high charge ब्रैकेट क्लोज, have a small charge to size ratio, charge to size ratio, charge to size ratio ब्रैकेट में लिखिए चार्ज डेंसिटी, इसी को बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, इन ब्रैकेट राइट चार्ज डेंसिटी, देन ब्रैकेट क्लोज, ड्यू टू देयर लार्ज साइज, ड्यू टू देयर लार्ज साइज, ड्यू टू देयर लार्ज साइज, full stop, consequently, consequently as compared to D block elements, as compared to D block elements, lanthanides have, as compared to D block elements, lanthanides have poor tendency, lanthanides have poor tendency to form complexes, to form complexes। तो कौन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्यादा बनाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट में ज्यादा है, डी ब्लॉक एलिमेंट में, है ना। जैसे उस दिन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, अभी अगले चैप्टर ही वही स्टार्ट करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हीमोग्लोबिन इज द एग्जांपल। हीमोग्लोबिन किसका कंपाउंड है, मतलब किस आयरन का कंपाउंड, बहुत अच्छा। फिर अनदर एग्जांपल इज क्लोरोफिल, मैग्नीशियम का है। फिर एक और एग्जांपल है विटामिन B12 इज ऑल्सो अनदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, विटामिन B12, विटामिन B12, वही तो देखना है। हाँ डॉक्टर इकरा बताएंगी। ये कोबाल्ट का है, ये कोबाल्ट का है, ठीक है, ये कोबाल्ट का है। और विटामिन B12 का केमिकल नेम है कोबलामाइन, कोबलामाइन, ठीक है। बी विटामिन की एक प्रॉपर्टी बता दीजिए कोई, बी विटामिन वाटर सॉल्युबल, बहुत अच्छा, बी विटामिन आर वाटर सॉल्युबल। कोई विटामिन, मतलब बी में से ही कोई विटामिन है जो बेरीबेरी कॉज करती है। बेरीबेरी इज अ डिजीज ना। अब हमने कह भी दिया हमने बता भी दिया कि बी में से, उसके बाद भी के बोल रहे हैं B1 है। B1 कॉजेज बेरीबेरी। बेरीबेरी में क्या होता है, बेरीबेरी में टायर्डनेस, फटीग बहुत ज़्यादा होती है। तो बेरीबेरी का मतलब होता है आई कांट, मतलब हम चल नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा है ना। और क्योंकि और ये उसका जितने भी एल्कोहलिक्स हैं, एल्कोहलिक्स आर नहीं, दे आर B1 डेफिशिएंट। उसी को हम लोग थियामिन भी कहते हैं, उसी को हम लोग थियामिन भी कहते हैं। तो B1 और क्योंकि देखिए एल्कोहल डायरेटिक्स में आता है, डायरेटिक वाटर नहीं, वाटर बॉडी से बाहर करता है जो कंपाउंड। उसी के अपोजिट हमको ADH दिया है गॉड ने,
एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ADH क्या करता है, वाटर कंटेंट को रिटेन करके रखता है बॉडी में। लेकिन अगर हम डाययूरेटिक्स लेते हैं कोई, डाययूरेटिक में क्या आता है, अल्कोहल होता है, टी होता है, कॉफ़ी होता है, सिगरेट होता है, ये डाययूरेटिक होते हैं। अगर इनका कंजम्पशन ज़्यादा होता है तो वाटर कंटेंट बॉडी में कम हो जाएगा, यूरिन ज़्यादा फील होती है फिर। तो जब वो जाएगा तो जितने वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, वाटर सॉल्युबल में बी विटामिन है और विटामिन सी, ये बॉडी में स्टे नहीं करेगा। अगर विटामिन सी बॉडी में स्टे नहीं कर रहा है तो सी का मेन वर्क क्या है, हाँ नहीं, हाँ गम भी ठीक है, गम भी ठीक है, ब्लीडिंग होती है गम्स में, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी है कि एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन सी इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। जब भी देखिए कोरोना वायरस का था तो विटामिन सी का सप्लीमेंट साथ में देते थे, विटामिन सी का सप्लीमेंट साथ में देते थे। अगर विटामिन सी कम है तो आयरन का एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है, अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, ठीक है। चलिए फिर वापस आते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी करिए, नंबर 12 केमिकल एक्टिविटी। नंबर 12 केमिकल रिएक्टिविटी। नंबर 12 केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी, right explanation. The earlier members of lanthanide series, are quite reactive, and get readily tarnished, tarnish का मतलब ब्लैकिश हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं वो। और मेटल्स, कौन सी मेटल टार्निश होती है बहुत जल्दी, जो हाईली रिएक्टिव होती है। ये वर्ड आया है वहाँ से, एस ब्लॉक एलिमेंट से, स्पेशली एल्कली मेटल्स दे गेट टार्निश वेरी इजीली। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मेटल हाईली रिएक्टिव होगी वो ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्ट कर जाएगी, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में होती है, तो दे आर कन्वर्टिंग टू ऑक्साइड। फिर उसके बाद वो ऑक्साइड CO2 से रिएक्ट कर जाता है, वो नहीं, फिर वो ऑक्साइड को जब हम मॉइस्चर से रिएक्ट करते हो तो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्ट करके कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और कार्बोनेट की वजह से ये टार्निश हो जाता है, ठीक है। तो ये भी वही प्रॉपर्टी दे रहा है। टार्निश वर्ड अगर आया तो इसका मतलब कि दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर टार्निश्ड। आगे चलिए, टार्निश्ड ऑन एक्सपोजर टू एयर, full stop. They resemble calcium in their properties. They write uses of lanthanides, right? uses, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो अलॉय बनाने के लिए है। नंबर 1 राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ लैंथेनाइड्स is that these metals are used for preparing alloys, फिर यूज नंबर 2 करिए। यूज नंबर 2, सीरियम फॉस्फेट, Ce एलिमेंट होता है ना, सीरियम फॉस्फेट इज यूज एज अ कैटलिस्ट। सीरियम फॉस्फेट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट in petroleum cracking,
पेट्रोलियम क्रैकिंग, पेट्रोलियम क्रैकिंग। अच्छा, अगर कैटलिस्ट का एक्टिवेशन एनर्जी से कोई रिलेशन है क्या? एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा देगा, इतनी कर देगा कि रिएक्शन अपने आप हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी तो नहीं रहेगी, रेट बढ़ेगा। हाँ, रेट बढ़ेगा। खूब सोच के बोली, बार बार आपसे कहते हैं कि क्वेश्चन सुनिए, तुरंत आप आंसर करते हैं, तुरंत मत, खुद थोड़ा सोचिए उसको। मैंने कहा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन, ये मेरा क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन बनेगा कि उसमें कैटलिस्ट करता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेट इज, ये पेज के ऊपर लिख लीजिए, रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल EA, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मेरे पास दो कैटलिस्ट हैं या दो रिएक्टेंट हैं, उनकी एक्टिवेशन एनर्जीज EA1 EA2 रिस्पेक्टिवली, और हमने आपको इंफॉर्मेशन दिया कि 1 is greater than 2, तो which reactant will react faster, 1 or 2? हाँ, सही है। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है इट विल रिएक्ट स्लो, ये देर से रिएक्ट करेगा। और कैटलिस्ट करता क्या है? नहीं, मतलब ये क्वेश्चन है कि हाउ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो सबको पता है कि कैटलिस्ट रेट बढ़ाता है, ये कम कर देता है, बस यही सुनना चाह रहे थे। कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, ये इसका मेन वर्क है। कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी हैं, हाँ, रेट बढ़ जाता है। जब इतनी इंफॉर्मेशन हो, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन नाउ। अब ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। जब इतनी इंफॉर्मेशन रहे आपको कि क्या रिलेशनशिप, रेट क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या, और कैसे कम ज़्यादा पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि एक रिएक्शन है जहाँ पे EA 0 है, एक्टिवेशन एनर्जी 0 है। क्वेश्चन ये हो रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन हुज EA इज 0। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करने का कौन कौन सा फैक्टर होगा? हाँ, रेट कांस्टेंट, रेट एंड रेट कांस्टेंट बोथ आर डिफरेंट ना। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है क्या? हाँ, नहीं करता है भाई, हाँ बोलते जा रहे हैं। नहीं, पहले तो ये क्लियर है ना कि रेट किसको कहते हैं, रेट कांस्टेंट किसको कहते हैं। Rate and rate constant both are different. Rate of reaction depends upon concentration, but rate constant does not depend upon initial concentration. Rate constant rate concentration पे depend नहीं करता। क्यों नहीं करता? Because rate constant is always taken at unity concentration. जैसे कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन में कह रहे 5 मोल पर लीटर रिएक्टेंट हमने लिया था, उसको उठा के 10 कर दिया हमने, 5 से 10 मोल कर दिया कॉन्सेंट्रेशन, तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगा, रेट तो बढ़ेगा ना। और रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। बहुत अच्छा, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड एक और है, एंड वन मोर,
हेलो सौरभ भैया। भैया अभी हम जा नहीं पाए एक्चुअली, हम कोचिंग में पढ़ाते हैं, टीचर हैं हम, तो अभी शाम को हम जाएंगे, फिर उनसे बात करके आपको बताएंगे। हमने कॉल किया, उन्होंने कॉल उठाया नहीं था भैया। हाँ हाँ बहुत अच्छा सही कह रहे हैं अच्छा कोई बात नहीं, हम अभी क्लास लेके हम जाएंगे। और आपसे कितने बजे तक बात हो सकती है भैया? अच्छी बात है, ठीक है ठीक है, हम अभी क्लास करके फिर हम जाएंगे उनके पास भैया। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। सब जगह स्ट्रिक्ट होता जाए। HSRP प्लेट होती है ना, HSRP जानते हैं? नहीं नहीं नहीं, जो नंबर प्लेट होती है HSRP हाई सिक्योर। हेलो, तो अब बुलेट के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो उन्होंने क्या किया कि एक तरफ का सही था, एक तरफ का गलत था नंबर। तो अब ये वो जाने, वो उनकी प्रॉब्लम है। तो हम गए लगवाने के लिए, तो फिर उन्होंने कहा कि दूसरी बन के आएगी। अब दूसरी वो प्रोसेस में अब है, तो मेलबाजी चल रही खाली बस। अच्छा, क्योंकि मेल इतना इफेक्टिव चीज़ होता है ना कि आप उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो CC रहता है, हायर ऑफिसर को भी जाता रहता, रिफ्लेक्ट करता रहा वहाँ पे। तो वही अब उधर से ऊपर से जब प्रेशर आ रहा है, तो हमको फ़ोन कर रहे हैं, उनका वो क्लास लेकर के फिर हम जाते हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं अब नंबर प्लेट आई नहीं। तो अगर ये कह रहे हैं अगर नंबर प्लेट नहीं आई तो फिर ये मेल कैसे हो रहा है तो वही गाड़ी फंसी, कह रहे आप जाइए तभी बात हो पाएगी। चलिए, अच्छा क्वेश्चन हमारा ये चल रहा है कि रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, देयर आर टू फैक्टर्स, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड, नहीं भाई, एंड इट डिपेंड्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। स्टोइकियोमेट्री समझते हैं? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स, हाँ पावर भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो अब जब ये आपको पता है कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता, अरे करता है भाई, हाँ हाँ करता है ना। तो जब ये पता रहे, तब मेरा क्वेश्चन ये है कि देयर इज अ रिएक्शन हुज EA इज 0, इसका हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब इसके रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? या रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? फिर वही गलती कर रहे हैं, बिना सोचे बोल रहे हैं। हाँ, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं आप? अच्छा, तो ये तो पूछने वाला था टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ना चाहिए। हाँ, अच्छा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा? क्या कह रहे हैं? अरे बाप रे बाप, ऐसा भी कैसा रिएक्शन के टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट कम हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट तो बढ़ता है ना। हाँ, एक रिएक्शन नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है क्या? तो ऐसा कहिए ना, ऐसा कहिए, हम क्वेश्चन तो इसीलिए हमने पहले आपको हिंट कर दिया, पूरा बता दिया मैंने कि रेट कांस्टेंट इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, पहले ये बता दिया हमने आपको, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड, नो, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर बोथ, बट रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पर आए, तब हमने आपसे क्वेश्चन किया देयर इज अ रिएक्शन हुज EA इज 0, एक्टिवेशन एनर्जी 0 है। फिर मैंने क्वेश्चन किया व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन इन दिस रिएक्शन। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इसका आंसर है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि वो वाली कहावत है ना कि अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। रिएक्शन हो चुका है भैया, अब टेम्परेचर बढ़ा के क्या करोगे? हाँ, जब चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए का होत है, मतलब रिएक्शन तो हो चुका है।
EA0 का मतलब क्या है? EA का रिएक्शन EA0 का मतलब हो गया कि इसका जो ER है, रिएक्टेंट एनर्जी, इज इक्वल टू ET है, इज इक्वल टू ET मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, हाँ बड़ा वाला। तो जब इतनी एनर्जी जिसके पास होती है, इट विल पार्टिसिपेट इन द इफेक्टिव कोलिजन, उसमें इफेक्टिव कोलिजन हो जाता है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और वो रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड कर देता है। जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास ये कंडीशन रहती है, ER लेस देन ET, only these reactant molecules are supplied some extra energy called एक्टिवेशन एनर्जी। इनको हम लोग एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करते हैं, उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है ना, मतलब तब हो जाएगा। और अगर EA0 है, इसका मतलब तो यही हो गया ना, बराबर है, तभी तो EA0 हो रहा है। और जब ये बराबर है तो अब हीटअप करके करेंगे क्या? खाली गैस बेकार करेंगे बस, फ्यूल को हाँ टाइम पास करेंगे और फ्यूल को बर्बाद करेंगे, मोदी जी गुस्सा करेंगे फिर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना। अगर जिसको नहीं पता है तो चांसेस ज़्यादा है कि बोलेगा क्योंकि टेम्परेचर की बात हो रही है। टेम्परेचर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होना ना, सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेनन टेम्परेचर होता है। जितना इफेक्ट टेम्परेचर से होता है उतना और किसी से नहीं फर्क पड़ता है। टेम्परेचर से फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, देखिए कितना फर्क पड़ता है। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस 2 to 3 टाइम्स। अगर किसी का रेट कांस्टेंट आपने 2K कर दिया तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? 2R हो जाएगा, क्योंकि रेट तो यही होता है ना, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n, ये रेट लॉ रहता है। तो जब जितना गुना K बढ़ाएंगे उतना गुना रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप जरा देखिए, जैसे अगर आपने डबल भी कर दिया, 2K भी कर दिया 10 डिग्री राइज से, 10 डिग्री राइज से फॉर एवरी 10 डिग्री राइज। अब एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, मतलब केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन, लेकिन मैथ्स उसमें ज़्यादा लगानी पड़ती है आपको, तो ध्यान से देखिएगा। हमने आपको क्वेश्चन कर दिया, अच्छा ये जो जितने गुना रेट कांस्टेंट बढ़ता है इसी को टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा जाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं इसको। अब TC से रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट किसको कहते हैं? फॉर एवरी 10 डिग्री राइज रेट कांस्टेंट जितना गुने बढ़ता है उसी को टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। ये यूजुअली 2 to 3 टाइम्स होता है। अब हमने आपको क्या किया, मतलब हर 10 डिग्री पे वो डबल हो जाएगा। हर 10 डिग्री पे, जैसे कोई रिएक्शन मान लिया 10 डिग्री पे हो रहा था और उठा के हमने 100 डिग्री कर दिया ना। अभी सुनिए पहले, इसलिए मैंने कहा मैथ्स का क्वेश्चन दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। जब हमने 20 किया, 10 बढ़ाया तो 2 टाइम्स हो गया। फिर हमने 30 किया, फिर 10 बढ़ाया तो 4 टाइम, हर स्टेप पे 2 गुने बढ़ रहा है। तो अब आपको क्वेश्चन ये करना है कि अगर 10 से 100 कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? ना ना, 10 से 100 किया है, कितनी बार आपने 10 डिग्री चेंज किया? हाँ 9 बार चेंज किया। हाँ नहीं 18 डिग्री नहीं हुआ, 18 टाइम्स तो बहुत कम है, बहुत कम है 18 टाइम्स, कुछ नहीं है 18 टाइम्स। क्योंकि देखिए 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, 16 हुआ, 32 हुआ। 32 कितने पे हुआ? हाँ पावर करना पड़ेगा, बहुत अच्छा। तो इसका आंसर है 2 to the power 9।
टू द पावर 9 कितना होता होगा? ये होता 512 टाइम्स, 512 टाइम्स भाई, क्योंकि देखिए हम लोग एक्सपोनेंशियली सोच भी नहीं पाते हैं, लीनियर ज़्यादा चलता है दिमाग में। जैसे एक मैथ्स का क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपको ये मैंने कहा है कि एक ग्रुप आपने बनाया अपना और उस ग्रुप में नए लोग को ऐड करना है, लेकिन कंडीशन ये होगी कि जिनको ऐड करेंगे वो आपसे ज़्यादा अच्छे होंगे पढ़ाई में। वो चेक करने के लिए 1 महीने का टाइम भी आपको दिया जाएगा। 1 महीने आप चेक करेंगे, फिर उसको आप एडमिट करेंगे उसको। अच्छा, फिर अगले महीने वो फ्रेंड भी यही करेगा, तो अगले महीने एक हम ऐड करेंगे, एक वो ऐड करेगा, मतलब 2 महीने के बाद कितने लोग हो जाएंगे ग्रुप में? 4 नहीं, 1 महीने। सर पहले ग्रुप में कितने लोग थे? पहले हम अकेले थे, अब उसके बाद किसी से भी शुरू कर दिया, मतलब आपको कंडीशन कर दी कि आपको एक ग्रुप ऐसा बनाना है जिसमें हर महीने एक फ्रेंड को ऐड करेंगे, फिर अगले महीने वो भी वही ऐड करेगा, फिर अगले महीने जितने लोग हैं सब लोग वही काम करेंगे, एक एक फ्रेंड को ऐड करेंगे, 1 महीना लेंगे, और कंडीशन होगी कि आपसे ज़्यादा वो अच्छे होने चाहिए पढ़ाई में। तो इसलिए 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है कि आप चेक करेंगे कि कितना आता है आपको। तो अब ये क्वेश्चन है कि 1 साल के बाद, मतलब 12 महीने के बाद आपके ग्रुप में कितने लोग ऐसे होंगे जो आपसे तेज होंगे पढ़ने में? 12C1 तो 1 महीने में 2 ऐड हुए, तो फिर इन दोनों ने 2 को ऐड किया था 4, 2 की पावर 12। हाँ, ये आंसर आया, 2 to the power 12 आएगा। इस क्वेश्चन को खूब से रट लीजिए, दिस इज द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल। 2 to the power 12 होता है 4096, मतलब 4000 लोग होंगे आपके ग्रुप में। आप किसी भी सब्जेक्ट की कोई प्रॉब्लम फंसेगी क्या? और वो 4000 कैसे हैं? हर स्टेप पे क्वालिटी इम्प्रूव कर रही है, हर स्टेप पे क्वालिटी इम्प्रूव कर रही है। तो एक मतलब 4000 बहुत होता है ना। उस ग्रुप में एक भी क्वेश्चन आपने डाला तो 5 मिनट में आंसर मिलेगा आपको, ऐसा ग्रुप आपको मिलेगा, AI बेस्ड होगा वो और क्या, उससे कम थोड़ी ना हुआ ये, तुरंत उसमें 4000 लोग हैं उस ग्रुप में, ठीक है। तो पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल, उसी तरह से ये काइनेटिक्स में इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। तो टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो जितना इफेक्ट टेम्परेचर का होता है उतना और किसी का नहीं होता है। लेकिन फिर वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं, अगर EA 0 है तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पहले से अलर्ट रहेगा, नहीं तो सब लोग कहेंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, तुरंत बढ़ेगा, है ना। लेकिन अगर एक्वेशन 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा, फिर एक और यूज़ कर लीजिए, नंबर 3 करिए, La, थर्ड यूज़ लैंथेनम सीरियम, LaCeNND mixed with steel, third use, mixed with steel are used in cigarette lighters। मतलब तो गैस पे लाइटर यूज होता है उसमें भी हाँ, वही यही यूज़ होता है। तो लेंथेनाइट से हम लोग गैस जलाते हैं चलिए फिर अगला स्टार्ट करिए, आज इसको कंप्लीट कर लिया जाए। एक्टिनाइट्स, अगली हेडिंग करिए, एक्टिनाइट्स। ये छोटा है, ओनली 10 प्रॉपर्टीज आर देयर, क्योंकि मोस्टली प्रॉपर्टीज तो लेंथेनाइट की रिपीट हो रही हैं, है ना। और पहली प्रॉपर्टी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ, नंबर 1 करिए, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए, नंबर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और पहले तो वही क्वेश्चन बन रहा है, कॉमन तो +3 चलेगा, +3 चलेगा,
क्वेश्चन ये बन रहा है कि लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स किसकी नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है और क्यों? हाँ, एक्टिनाइड की ज़्यादा है, एक्टिनाइड की ज़्यादा है, एक्टिनाइड की ज़्यादा है। लैंथेनाइड की कितनी थी? अच्छा, कैसे याद आ रहा है +7 थी? भैया जो आपको खटका लग रहा है वो डी ब्लॉक का खटका लग रहा है आपको। हाँ हाँ, 2 3 4 है ये बस। लैंथेनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +3 एंड +4 है। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये तो भाई वो तो जितना ज़्यादा आप इससे इन्वॉल्व होंगे, अभी शुरू में तो डेटा मिक्स हो जाता है, फिर धीरे धीरे बार बार बस खाली अभ्यास, खाली अभ्यास, क्योंकि जैसे से डेट पास आ रही है तो अभी डेटा ओवरलैप करेगा। हाँ 3 सब्जेक्ट रहेगा, है ना। चलिए, बट उसका कोई तरीका नहीं है, बार बार करते करते माइंड तो इतनी गजब की चीज़ है ना। और डेटा अनलिमिटेड स्टोरेज, सारा हो जाता है। बट जैसे जब भी दिस इज माय सिंसियर सजेशन, जब आपको एग्जामिनेशन हॉल में जैसे बैठे, डायरेक्टली पेपर मत शुरू करिएगा। पहले पढ़ना नहीं है, पहले अपने ब्रेन में ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ाइएगा। सबसे पहले ये करिएगा, सबसे पहले ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ाइएगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो ब्रेन अच्छे से वर्क करता है। ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो ग्लूकोज बर्न होगा अच्छे से, तब रेस्पिरेशन होता है। तो क्या करना है, बस बैठ करके स्पाइनल कॉर्ड सीधी करके, कमर सीधी करके, जो गॉड आपको अच्छे लगते हैं उनको याद करके और 5 ब्रेथ लीजिए। ये हमारी 1 ब्रेथ हुई, ठीक है। मतलब 5 ब्रेथ में, अब वो आप पे डिपेंड करेगा। जैसे 11 ब्रेथ करने में हमको 5 मिनट्स लगते हैं, हमें ऐसा लगता है। और नॉर्मल जैसे ये होता है कि जब नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, डेली हम लोग 24 आवर्स में 21,600 ब्रेथ्स लेते हैं। Isn't it amazing data? 21,600 breaths we take every day. और क्वेश्चन हमारा ये है कि जब भी आप अगर कोई भी एक्शन करें तो डू वी गेट टायर्ड? एनी एक्शन मतलब ऐसे खड़े होकर दिखा दीजिए आप, हिलना नहीं है, थक जाते हैं, थकते हैं ना। या हाथ ऐसे कर लें, और जल्दी थकेंगे। सब छोड़िए, जब आप लेटते हैं तो एक करवट पे नहीं रुक सकते, थोड़ी देर बाद करवट चेंज होता रहता है ना। तो जब इतनी ब्रीदिंग होती है डेली, इसमें थकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं थकते इस पे? ये क्वेश्चन है। इतनी और ये कैलकुलेशन कैसे? 1 मिनट में 15 ब्रेथ होती है नॉर्मल। हाँ, योगिक ब्रीदिंग है वो। जैसे नहीं, कंट्रोल नहीं करना है, वो धीरे धीरे, जितनी ज़्यादा ब्रेथ्स हैं उतने थॉट ज़्यादा हैं आपके माइंड में, क्योंकि थॉट के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसके लिए एयर चाहिए। तो ये ऑटोमेटिक होता है। जो लोग गुस्सा ज़्यादा करते हैं उनकी सांसें ज़्यादा तेज चलती हैं और उनकी एजिंग फास्ट हो जाती है। तो आपको अगर एज को रोकना है तो जस्ट बी हैप्पी, थॉट कम से कम रखना है। मतलब क्या है कि इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग, इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग,
स्टार्ट एक्सेप्टिंग। जो भी लाइफ में हो रहा है, वो सुख आए चाहे दुख आए, उसको बस एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये चीज़ें, सर्कमस्टेंसेस को ये कहा जाता है कि घटना और दुर्घटना, ये दो चीज़ होती है जिंदगी में, और तो कुछ होता नहीं तीसरा। या तो घटना होती है, या अगर अच्छा हुआ तो घटना है और खराब हुआ तो दुर्घटना है, एक्सीडेंट कहते हैं उसी को। ठीक है, तो चाहे घटना हो या दुर्घटना हो, किसी घटना या दुर्घटना के पास अपनी इच्छा शक्ति नहीं होती, तो उसको आप चेंज थोड़ी ना कर सकते हैं। हाँ, अपना रिस्पॉन्स चेंज कर सकते हैं, आप अपना रिस्पॉन्स आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में 15 ब्रेथ होती है, तो देखिए जरा फिर इंटू 60 किया हमने और इंटू 24 किया, ये 1 घंटा हुआ, ये 24 घंटा हो गया। ये वैल्यू आती 21,600 नॉर्मल ब्रीदिंग है। लेकिन आप अगर इसको कम कर दीजिए तो एज आपकी बढ़ जाएगी। स्लो करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस क्या करना है, जैसे अभी पढ़ने बैठ रहे हैं तो हम आपको बस 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का टास्क बता रहे हैं। आंखें बंद किया मैंने, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, और पूरे ध्यान अपने नाभि पे। बाएं चाहे तो ऐसे, बायां हाथ हमने ऐसे पेट पे रख लिया और इनहेल करते हैं। पहले ध्यान सुनिए, इनहेल किया तो देखिए मेरा स्टमक, देखिए स्टमक फूलता है कि नहीं। इतना करिए कि स्टमक फूले आपका, है ना। और जब एक्सहेल करें तो स्टमक अंदर जाए, बस उसी को हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया। आप 5 ब्रेथ से शुरू करिए और धीरे धीरे करके आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिएगा, कि धीरे धीरे टाइमर से देखिए कि कितने ब्रेथ में कितना टाइम आपको लगता है। जैसे हमने बताया कि हमको 5 मिनट में 11 ब्रेथ्स होती हैं, तो जैसे और योगीज की और कम हो जाती है ब्रेथ्स, उनकी जाएगी 7-8 पे चली जाएगी। हाँ, यस। और एक इन्फॉर्मेशन और रखिएगा, जितना ज़्यादा जैसे ठंडक रहती है, ठंड में एज आपकी स्लो हो जाती है। कितना भी ठंड रहे, रोज नहाना चाहिए। कितना भी ठंड रहे, इधर उधर नहीं देखना, केवल अपनी तरफ देखना है, बस केवल अपनी तरफ देखना है, क्योंकि सब लोग उसी कैटेगरी में हैं इसलिए किसी तरफ देखना नहीं है ठीक है। हाँ 30 सेकेंड हुआ ना। हाँ, तो धीरे धीरे करके इसको इंक्रीज करना शुरू करेंगे, है ना। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। तो अब मतलब ये चीज़ है, जब एग्जामिनेशन हॉल में क्या करिए, माइंड को शांत करिए। ये अपनी जैसे डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। जैसे किसी से बहस हो रही है, गुस्सा आ रहा है या डांट पड़ रही है, तो कुछ मत करिए, जस्ट स्टार्ट ब्रीदिंग। तो उससे क्या होगा कि आपको सुनाई नहीं पड़ेगा कि आपको डांट पड़ रही है। माइंड को खाली आपको डाइवर्ट करना है, सबसे बड़ी तरीका। इसी को मेडिटेशन कहा जाता है, ठीक है, स्विचिंग ऑफ द ब्रेन। चलिए फिर जो लोग बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही खुश रहते हैं, तो अगर हम लोग को मतलब जैसे कुछ लोग बोलते भी कि थोड़ा बहुत तो गुस्सा करना चाहिए, वरना फिर बहुत ज़्यादा अंदर बैठा रहता है। नहीं, डिपेंड करता है ना कि कैसी सिचुएशन है, कि अब मान लिया कि अब आपने पापा से कहा था कि अब हमारे लिए सॉक्स लेते आइएगा, और सुबह जो है कल पीटी में हमको पार्टिसिपेट करना है, और भूल गए। अब आप और रात को 10 बज चुके हैं, तो अब आप फिर डिपेंड करता है कि अब आप खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं। किसी से तो हाँ, वी कह रहे हैं कि कोई ना कोई तरीका आपको निकालना इस समय। लेकिन इस समय 99% चांस है कि आप गुस्सा करेंगे। 99 ये हम कहना चाह रहे थे कि गुस्सा नहीं कर रहे हैं। क्या पापा को अच्छा लग रहा होगा कि भूल गए वो?
उनको भी रिग्रेट फील हो रहा होगा, लेकिन ऑफिस के काम में बिजी थे। तो लेकिन अगर उस समय आपने ये कहा पापा से कि पापा कोई बात नहीं, पापा को कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, अब लेके आएंगे, है ना। और अगर आपने गुस्सा किया तो दो पड़ेगी फिर। मिलेगा नहीं। चलिए वापस आइए। सबसे इंपॉर्टेंट पहली प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसमें कितनी थी? 3 थी, +2 +3 एंड +4। लेकिन इसके पास तो +2 से +7 है। इतनी ज़्यादा क्यों है? हाँ, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है एक्स्ट्रा। नहीं उतना दूर जाने की, इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं थी। जो आदित्य ने बोला कि जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी का डिफरेंस कम है, कम है। हाँ, लेकिन उनसे कम डिफरेंस होता है एनर्जी का। वहां पे डिफरेंस ज़्यादा था, इसीलिए 3 ही शो कर रहा था। ये कितना हो गया? 2 3 4 5 6 7 ना, 6 हो गया। 2 3 4 5 6 7 6 हो गया, 6 हो गया। वहां पे 3 ही था, ज़्यादा शो कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट करिए, नोट करिए। अनलाइक लेंथनाइट्स, राइट, अनलाइक लेंथनाइट्स, comma, actinides exhibit a large number of oxidation states, large number of oxidation states from +2 to +7, from +2 to +7। फिर ब्रैकेट है पूरा लिख दीजिए, +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7। इसको बेटा साइलेंट मोड में कर दीजिए, बार बार वो डिस्टर्ब कर रहा है ना, साइलेंट मोड में डाल दीजिए। ब्रैकेट क्लोज, देन फुल स्टॉप। दिस इज ड्यू टू स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, यही मेन रीजन था। दिस इज ड्यू टू स्मॉल एनर्जी डिफरेंस between 7s, 5f and 6d subcells। 7s, 5f and 6d subcells, ये वैलेंस शेल की सबसेल्स हैं। फुल स्टॉप। हेंस एनर्जी का डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे डेटा नहीं बताते? नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब होगा, उतना डिटेल में हमको भी नहीं पता, ना बुक में दिया है, क्योंकि उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। ये भी तो याद रखिए कि किस क्लास में हम लोग बैठे हुए हैं, क्लास 12th में बैठे हुए हैं, ठीक है, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहे हैं। तो बस खाली ये कंपेयर करते हैं लेंथ एंड एक्टिनाइड्स पे, जिस तरह से मतलब जिस लेवल के क्वेश्चंस हम लोग को मिलेंगे, उतना हाई लेवल पे हमने खुद ही कहा कि हमको खुद भी नहीं पता उतना डिटेल में, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती भाई, वो तो रिसर्च स्कॉलर बता सकता है जिसने उसे PhD किया उस सब्जेक्ट पे। फिर आगे चलिए, फुल स्टॉप। हेंस इन एक्टिनाइड सीरीज एलिमेंट्स the electrons participate from different orbitals of 7s, 5f
and 6D subcells full stop. Therefore actinides exhibit variable oxidation states from +2 to +7 +7 full stop. However +3, यही क्वेश्चन मिलेगा आपको हर जगह, +3 is the most common. +3 is the most common oxidation state. Most common oxidation state of actinides. और ये तो दोनों में कॉमन है ना, ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं. लेंथेनाइड एक्टिनाइड दोनों में कौन सी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +3 इज कॉमन. ठीक है, फिर अगली प्रॉपर्टी करिए. नंबर 2, रेडियाई ऑफ M3+ आयंस and M4+ आयंस. M3+ आयंस and M4+ आयंस. Also write actinide contraction. Actinide contraction. फिर जरा रिकॉल करिए, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉज क्या है, और बताइए. 5f ऑर्बिटल. इसके पहले क्या था, लेंथेनाइड में 4f ऑर्बिटल था, है ना. किसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है 4f 5f में, 5f का पुअर है. ठीक है, चलिए आगे चलिए, नोट करिए. द आयनिक रेडियाई ऑफ actinide series elements. Ionic radii of actinide series elements decrease as we move along actinide series. As we move along actinide series. स्टॉप राइटिंग. क्वेश्चन एक आ रहा है, सीरीज में जब मूव करेंगे तो हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे कि वर्टिकल? वर्टिकल कैसे? वर्टिकल ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे. सीरीज तो हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है ना, जो नीचे निकाल के रखी गई, और अगर वर्टिकल होता तो ऐसे अरेंजमेंट होता है कि नहीं. फिर आगे चलिए. दिस स्टेडी डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई. दिस स्टेडी डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई with increase in nuclear charge, is called actinide contraction. Actinide contraction, then comma, which is due to poor shielding effect of
5f इलेक्ट्रॉन्स, 5f इलेक्ट्रॉन्स। फिर अगली प्रॉपर्टी करिए नंबर 3, कलर। थर्ड प्रॉपर्टी, कलर ऑफ M3 प्लस एंड M4 प्लस आयंस, M4 प्लस आयंस। और रीजन क्या होगा? FF ट्रांजिशन, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है। FF ट्रांजिशन, ब्रैकेट में लिखिए FF ट्रांजिशन। देन एक्सप्लेनेशन लिखिए, मोस्ट ऑफ द M3 प्लस, most of the M3 plus and M4 plus actinide cations, actinide cations are colored, actinide cations are colored, full stop. The ions having 5f0, ions having 5f0, 5f7 and 5f14, ये वही 1815 पे जा रहा है। हाँ, 14 configurations are colorless, configurations are colorless, while those having 5f2, 5f3, 5f4, 5f5 and 5f6 configurations, 2, 3, 4, 5, 6 configurations are colored, Then example लिखिए, example 92 यूरेनियम 4 प्लस, यूरेनियम U4 प्लस, ब्रैकेट में 5f2, ये ब्लू कलर का है, ब्लू कलर है। देन कॉमा 92 यूरेनियम 3 प्लस, 5f3 रेड कलर का है, रेड कलर। और एक और करिए 93 नेपच्यूनियम, 93 NP, 93 NP3 प्लस, कॉन्फ़िगरेशन करिए 5f4, इट इज ब्लू इन कलर, ब्लू इन कलर। ठीक है, फिर अगला करिए नंबर 4, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब थोड़ा सा दिमाग पे लगाइए, इनका हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए और क्यों? हाँ, मेल्टिंग पॉइंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मेटालिक बॉन्ड बढ़ेगा। हाँ, और इसमें ज़्यादा ही होते हैं, तो इसको भी जैसे उसका ग्राफ जा रहा था पहले बढ़ रहा था फिर घट रहा था, ऐसे होना चाहिए। नहीं अच्छा, लेंथनाइट्स आईपी कैसी थी इन लोगों की? एस से ज़्यादा थी, एन पी से एस से आगे की डी के रिस्पेक्ट में कैसा था? डी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा थी। डी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा था, डी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा था। तो अगर आईपी ज़्यादा है तो मेटेलिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल कम हो जाएगा। मेटेलिक कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं करेगा। तो जो जैसे यही इसीलिए कह रहे हैं कि लाइक लेंथनाइट्स, एक्टिनाइट्स ऑल्सो हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग मेटल है तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, सोडियम और पोटेशियम में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा?
विद द रीजन, नहीं उधर नहीं जाना, नीचे आना है। हाँ हाँ, सोडियम का ज़्यादा है, मतलब मेटल्स में नीचे आने पे मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इलेक्ट्रॉन साइज बड़ी होती है, जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कंपेयर करिए कि जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो एस ब्लॉक से कम होगा, एस ब्लॉक से कम कैरेक्टर है। तो नॉर्मली इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मेटल और नॉन मेटल, किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है? नॉन मेटल का ज़्यादा होता है। मतलब मेटेलिक कैरेक्टर अगर कम है तो मेल्टिंग बॉइलिंग बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आ रही है, ठीक है, नोट करिए। लाइक लैंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स also have high melting and boiling points, full stop. However they do not show any regular trend with the increase in atomic numbers, फिर नेक्स्ट करिए नंबर 5, आयनाइजेशन एंथैल्पीज। नाउ स्टॉप राइटिंग। पहले देखिए ये जो प्रॉपर्टी आ रही थी, 5 इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिवली शील्डेड, इसकी बात अभी हम लोगों ने किया था। 5f इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिवली शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज देन 4f इलेक्ट्रॉन्स। तो लैंथेनाइट एक्टिनाइट को कंपेयर करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट कहाँ पर स्ट्रांग है? हाँ 4f में है ना। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दिस इज बिकॉज 5f इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिवली शील्डेड, और अच्छे से शील्डिंग हो रही है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए फिर तो उससे क्या फर्क पड़ेगा फिर? तो लैंथेनाइट एक्टिनाइट्स हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पीज देन लैंथेनाइट्स, ठीक है। अब नोट करिए, द एक्टिनाइट्स हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पीज, lower ionization enthalpies than actinites, full stop. This is because the 5f electrons, this is because the 5f electrons are more effectively shielded, from the nuclear charge than 4f electrons of corresponding lanthanides as the outer electrons are less firmly held, outer electrons are less firmly held. फिर नेक्स्ट करिए नंबर 6, there are 10 properties. Density
Number 6, density. Density. Here write all actinides except thorium. All actinides except thorium and americium. Americium have high densities. Have high densities. फिर 7 electropositive character. Electropositive character. ये अमेरिकन हैं? अमेरिकन अमेरिकम. पीरियोडिक टेबल में मैंने चेक किया। हाँ ठीक कह रहे हैं, आई इधर होना चाहिए था, है ना? हाँ तो गलती हो गई, हाँ टाइपिंग में गलती हो गई। फिर अगला करिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। एक्टिनाइड्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। Actinides are highly electropositive and they resemble lanthanides in this respect. Lanthanides in this respect. फिर नंबर 8 मैग्नेटिक कैरेक्टर। Magnetic character. Here write actinide ions ब्रैकेट में M3 plus and M4 plus. M3 plus and M4 plus are strongly paramagnetic. Like lanthanides. फिर नेक्स्ट करिए नंबर 9 रेडियो एक्टिविटी एंड लिसन द एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। रेडियो एक्टिविटी कहाँ से शुरू होती है पीरियोडिक टेबल में, मतलब आफ्टर विच ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। इट इज 83 बिस्मथ के बाद के जितने एलिमेंट्स हैं दे आर ऑल रेडियो एक्टिव, क्योंकि n/p का रेशियो 1.5 से ज़्यादा हो जाता कितना, 1.5 हाँ 1.5 या 1.5 से ज़्यादा हो जाए तो एलिमेंट बिकम्स रेडियो एक्टिव। तो जैसे से आगे चलेंगे रेडियो एक्टिविटी बढ़ेगी। और एक चीज़ कन्फर्म है, आगे जो भी एलिमेंट डिस्कवर करेंगे वो रेडियो एक्टिव ही होगा। 2 पॉइंट पहले से पता है, जो एलिमेंट आगे डिस्कवर करेंगे वो मेटल होगा क्योंकि साइज बड़ी होगी, मेटल होगा और रेडियो एक्टिव होगा। और दूसरी प्रॉब्लम क्या हो रही है, उनकी हाफ लाइफ पीरियड कम होगी। जैसे देखिए जो लॉरेंशियम 103 है 3 मिनट्स हाफ लाइफ पीरियड उसकी, 3 मिनट के लिए जिंदा होता है। ऐसे तो आगे बढ़ेगी 1 मिनट रखा खत्म हो गया। हाँ क्योंकि ये एलिमेंट आर्टिफिशियली बनाए जा रहे हैं ना, और हाफ लाइफ पीरियड उनकी बहुत कम है तो डिकम्पोज कर जाता है। तो सारे अब जितने एक्टिनाइड हैं सारे रेडियो एक्टिव हैं और वो उतने लेकिन स्टेबल नहीं हैं, हाफ लाइफ पीरियड उनकी कम है, बहुत कम है। कंप्लीट कर दीजिए, लिखिए ऑल एक्टिनाइड सीरीज एलिमेंट्स, all actinide series elements are radioactive. All actinide series elements are
radioactive, radioactive, full stop. The earlier members have relatively long half-lives, full stop. The half-lives of later ones range from 1 day to 3 minutes. 1 day to 3 minutes. 1 day to 3 minutes. Full stop. The half-life period of lawrencium is only 3 minutes. Lawrencium is only 3 minutes. फिर लास्ट प्रॉपर्टी करिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. Write a sentence only. Actinides have greater tendency. To form complexes. In comparison to lanthanides. Due to high charge density of M4 plus ions. M4 plus ions. ठीक है, दैट्स ऑल. अब ये चैप्टर आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है, थैंक यू.